हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है थर्ड, एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड है 3002 और क्वेश्चन है 12। और क्वेश्चन का नाम है न्यूरेमबर्ग मुकदमे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है, और 20 नंबर में कभी कभार आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे पेपरों में आता रहता है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो। भाई आप बहुत कम लाइक करते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बे, युद्ध की परिभाषा दीजिए। न्यूरेमबर्ग मुकदमे में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे? युद्ध अपराध की परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले हम युद्ध अपराध की परिभाषा पढ़ेंगे। एक अब से पहले क्वेश्चन कराया था हमने युद्ध की परिभाषा, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। वो क्यों है? इसमें मुकदमों की बात करी जाएगी, ठीक है। युद्ध अपराध से तात्पर्य युद्ध संबंधी नियमों के उल्लंघन से है, ठीक है। साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर यह भार आरोपित करती है कि वे स्वयं ही अपने अपराधियों को दंडित करें। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि यह कहती है कि अगर कोई राष्ट्र किन्हीं सैनिकों को बंदी बनाता है या कोई अपराधियों को बंदी बनाता है तो उसे अपने तरीके से क्या करेगी? दंडित करेगी। तथा युद्धरत राज्य का अर्थ होता है देश। युद्धरत जो युद्ध में शामिल है, देश का कर्तव्य है कि युद्ध बंदियों को बंदी बनाने से पहले खुद की विधि के अनुसार दंडित करे। यानी यहाँ पे फिर वही बात बोल रहे हैं कि मतलब जो व्यक्तियों को बंदी बनाया जाता है, जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया जाता है, जो अपराधी हैं, उनको राज्य जो देश होता है अपनी विधि के अनुसार दंडित करे। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि निजी व्यक्तियों को युद्ध अपराध से दूर रहने का दायित्व आरोपित करती है। तो इसलिए कहती है अंतर्राष्ट्रीय विधि कि जब युद्ध होता है तो जो आम जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, उनको युद्ध से दूर रहने की हिदायत देती है कौन? अंतर्राष्ट्रीय विधि। तथा ऐसे व्यक्तियों पर जो युद्ध अपराध करते हैं व्यक्तिगत अपराध का दायित्व आरोपित करती है। लेकिन जो समझाने के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय विधि के बाद भी, अगर कोई सामान्य व्यक्ति युद्ध में शामिल होता है या कोई ऐसा अपराध करता है जिससे दूसरे देश की सेना को क्षति पहुंचती है या कोई और अन्य हानि होती है या कोई कपट, ईर्षा के जैसे कोई कार्य करता है और अन्य देश उसे पकड़ लेता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और कैसे? जिस देश ने उसे पकड़ा है अपनी विधि के अनुसार उसे दंडित करेगी। और ये जो युद्ध की जो परिभाषा थी, जो अभी हमने इसका डिस्कशन किया था, ये किसने दी है? प्रोफेसर कैल्सन के अनुसार। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं और अब फिर बता रहे हैं, जब हम अपने एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो एक डेफिनेशन हमारी 2 से 3 या 3 से 4 नंबर की बैठ जाती है, या तो 2 नंबर मिलेंगे, 3, अगर 10 का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 या 3 नंबर, और अगर 20 का क्वेश्चन है तो 3 से 4 नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और डेफिनेशन में कभी फेरबदल नहीं होता। अगर कुछ एक आध लाइन, मतलब अगर लेंथ ही है उसमें एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाए और उसका अर्थ वही निकलता है जो राइटर ने बोला है तो चल जाएगा और ज़्यादा फेरबदल नहीं करना होता है। डेफिनेशन सेम याद करनी होती है क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलते हैं। परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि युद्ध अपराध के अंतर्गत सैनिकों द्वारा युद्ध की विधियों का अतिक्रमण, यानी जो युद्ध की जो विधि होती हैं, जैसे कि अब से पहले हमने बताया था युद्ध विधि, अब से पहले क्वेश्चन कराया था, जैसे 2 देशों में युद्ध हो रहा है और तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाई जाती है। जैसे ए और बी 2 देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों के आधार पर ही जो सैनिक होते हैं एक दूसरे देश के सैनिकों पर
प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे, लेकिन जो विधि बनाई गई हैं उनका क्या नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है सैनिकों द्वारा युद्ध की विधियों का अतिक्रमण। अगर कोई सैनिक विधियों का उल्लंघन करता है या असैनिक व्यक्ति जो सैनिक नहीं है लेकिन उस देश का नागरिक है और वो सेना की सहायता करता है और अन्य देश की सेना को नुकसान पहुंचाता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। असैनिक व्यक्तियों द्वारा अभेद शत्रु कार्य, ठीक है, यानी शत्रु पूर्वक कार्य किया जाने, जासूसी, युद्ध और देशद्रोह जैसे मामले आते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो देशद्रोह कर रहा है या जासूसी कर रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एक जैसे हम जो है ए के हैं, बी के संग आक्रमण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो वी देश का जो अनागरिक है वो अगर अब इस बी की सेना के साथ इससे युद्ध करे तो उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा जो ए है, सुन लेना अभी टॉपिक में थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, ए इससे बी से युद्ध कर रहा है लेकिन ए का ही नागरिक क्या है, ए का ही नागरिक कपट से, ईर्ष्या से या किसी अन्य कारण से बी की क्या करता है, मदद करता है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, इस विधि के द्वारा दंडित किया जाएगा ए के द्वारा, ठीक है। अपने ही देश का विरोध कर रहा है, अपने ही देश की सेना का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अन्य सेना का क्या दे रहा है, साथ। दो कंडीशन बनती हैं, एक तो बी देश की सेना के साथ साथ बी के नागरिक भी ए से लड़ें, तो अगर उन्हें पकड़ लिया जाता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा, किसकी, ए की विधि के साथ। दूसरा, अगर ए के ही देश के व्यक्ति ए का ही क्या करते हैं, विद्रोह कर मतलब साथ नहीं देते, उसके संग विश्वासघात करते हैं, तो ए उन नागरिकों को भी दंडित करेगा, सही है। जैसा कि यहाँ पे जासूसी, युद्ध और देशद्रोह जैसे मामले आते हैं, ठीक है। ये कंडीशन दोनों जगह लागू होती है। असैनिक व्यक्ति अगर यहाँ पे अगर कोई जासूसी करता है या युद्ध की योजना बनाता है तब भी उसे दंडित किया जाएगा अगर वो हाथ आ जाता है युद्ध के समय पकड़ने पर। ये नहीं कि उसके देश में जाकर उसे पकड़ लो, भाई अभी तो वो आज से ही तो कर रहा है, आज से कोई दंड नहीं होता है, ठीक है। अगर युद्ध के समय पकड़ा जाता है युद्ध स्थान पर तो उसे दंडित किया जाएगा, और ये अगर देश के अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ तो उन्हें दंडित किया जाएगा। आगे चलते हैं तो ज्यादातर बात आती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अपराधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। किन भागों में बांटा जा सका है, 3 भागों में। नंबर 1 है शांति के विरुद्ध अपराध। शांति के विरुद्ध अपराध अंतरराष्ट्रीय संधियों और आश्वासन भंग करना और युद्ध की तैयारी, आरंभ या संचालन करना। तो पहला है यहाँ पे जो बताया है, जैसे हम संधि हैं उनको तोड़ रहे हैं, आश्वासन जो हमने दिया है उसको भंग कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी, आरंभ या संचालन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा कि दूसरा जो देश है वो शांति के विरुद्ध अपराध है। जो दूसरा देश है वो शांति के विरुद्ध क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। युद्ध अपराध। युद्ध अपराध वे अपराध हैं जो युद्ध काल के समय अपनाए जाने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे बंदियों की हत्या, आम जनता पर अत्याचार इत्यादि। युद्ध अपराध जैसे देखो मैंने भी बताया था, जैसे ए है और बी है, ये तो देखो अपने देश की जनता को तो करेगा ही करेगा, क्या, दंडित, अगर वो उसके खिलाफ देशद्रोह जैसे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं ए और बी, इनके बीच क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। ए बी देश के व्यक्तियों को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है, ठीक है। बंदी बनाने के बाद उसमें सैनिक हैं या आम जनता है, क्या है, आम जनता है, उनको ए क्या कर रहा है, हत्या करता है या उन पर अत्याचार करता है, तो उस स्थिति में कहेंगे कि वो युद्ध अपराध का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। युद्ध विधि कहती है कि अगर किसी कैदी को या किसी बंदी को अगर हम कैदी बना लेते हैं
या वो कोई सैनिक आत्मसमर्पण कर देता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, अपने हथियार फेंक देता है, या आम जनता उनके कब्जे में आ जाती है, तो युद्ध विधि कहती है कि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल और खाना चिकित्सा फ्री करेगी, जैसे वो अपने देश के नागरिकों के साथ करती है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही अत्याचार किया जाएगा। उनसे आप अगर कुछ नॉलेज लेना चाहो, मतलब उनसे कुछ आपके उस देश के बारे में कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपका देश करने वाला है, तो आप बूझ सकते हो, लेकिन वो ना बताना चाहे तो आप उस पर अत्याचार नहीं कर सकते हो, ना ही नागरिक या सैनिकों की हत्या कर सकते हो। ये कौन कहता है? अंतरराष्ट्रीय विधि कहती है कि बंदियों को सुरक्षा दी जाएगी, जैसे अपने देश के व्यक्तियों की सुरक्षा होती करी जाती है, उसी प्रकार बंदी और आम जनता अगर कैदी बन गई है तो उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। अगर उन नियमों को तोड़ते हैं तो वो कहते हैं युद्ध अपराध आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे बंदियों की हत्या, आम जनता पर अत्याचार इत्यादि। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ए है, दूसरे देश में एंट्री करके युद्ध करने लगता है, उसकी भूमि में घुस के, उसके क्षेत्र में घुस के युद्ध करने लगता है, तो वहां पे जो नागरिक आते हैं, आम जनता आती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कौन कहती है? युद्ध विधि। उनका जो संघर्ष है, उनकी जो लड़ाई है, वो किससे है? सैनिक से सैनिक की है। ठीक है, तो वो आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मानवता के विरुद्ध अपराध, जैसे हत्या, ग्रामों नगरों व बस्तियों नष्ट करना। अगर ग्रामों नगरों व बस्तियों पर आपको डाउट है कि उसमें सैनिक छुपे हैं या हम जिनसे युद्ध कर रहे हैं वो नागरिक छुपे हैं, तो आप पहले एक नोटिस दोगे, मतलब आप किसी भी प्रकार से एक सूचना दोगे। बात ये है, सूचना उन पे पहुंचाओगे कि आप इस शहर को, इस गांव को, इस बस्ती को, कस्बे को खाली कर दो, यहाँ पे आशंका है कि कोई शत्रु छुपा हुआ है या सैनिक है, आप हट जाओ, हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं हटते हैं तो फिर अपनी कार्रवाई वो कर सकता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई करने से पहले वो उनको एक बार सूचना जरूर देगा। ठीक है, आज्ञा विज्ञप्ति जरूर देगा। दूसरा पॉइंट है युद्ध बंदियों के साथ गलत व्यवहार करना। मानवता के विरुद्ध अपराध में है, अगर कोई, मैं जैसा भी बताया था, अगर कैदी है, सैनिक कैदी बन गया है, बंदी बन गया है, तो उसके संग गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और गलत व्यवहार किया जाता है तो वो क्या है? मानवता के विरुद्ध अपराध है। हत्या करना मानवता के विरुद्ध अपराध है। ग्रामों नगरों में बस्तियों को नष्ट करना क्या है? मानवता के विरुद्ध अपराध है। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत संपत्ति लूटना। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं लूटेगा, ना ही उन पर आक्रमण किया जाएगा, जैसे कि वैज्ञानिक संस्थान, आस्था के क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इस प्रकार। और तीसरा है भौगोलिक, जो हमारे भूमंडल की देखभाल करता है। ठीक है, उस प्रकार। और सांस्कृतिक, जो देश की एक छवि, मतलब जो देश की प्राचीन छवियों को दिखाता है, उन चीजों को नष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई वैज्ञानिक जब कोई काम करता है तो संपूर्ण जगत के लिए काम करता है। आस्था जो होती है सब व्यक्तियों की एक जैसी ही होती हैं। भौगोलिक यानी संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। और सांस्कृतिक ये एक धरोहर होती हैं, इनको हमें बहुत ही ज्यादा संभाल के और सजोकर रखना होता है। ठीक है, असैनिक जनता के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि, जैसे कोई देश अन्य देश के अंदर घुस जाता है और वहां की जो आम जनता होती है अगर विद्रोह करे तो भी एक बार को उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए और आम जनता पर हथियार नहीं उठाने चाहिए, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय विधि होती है। अब ये तो थी अंतरराष्ट्रीय विधि जिसका हमें पालन करना चाहिए। और 3 पॉइंट थे हमारे, कौन कौन से थे? शांति के विरुद्ध अपराध, दूसरा था युद्ध अपराध, तीसरा था मानवता के विरुद्ध अपराध। अब आगे चलते हैं। न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण का क्षेत्र अधिकार। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व युद्ध के पश्चात, विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जर्मन युद्ध के अपराधियों पर
मुकदमा चलाकर दंडित करना था। सन 1945 में विजयी राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों अर्थात इटली, जर्मन और जापान के युद्ध अपराधियों को दंडित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय की स्थापना की। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने हारे हुए राष्ट्रों के ऊपर मुकदमा करने के उद्देश्य से उनके नागरिकों को दंड देने, जो सैनिक हैं, जो बंदी बनाए गए हैं, जो युद्ध में शामिल थे, जो सैनिक थे या असैनिक थे, जो भी व्यक्ति उसमें शामिल था, उनको दंडित करने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय की स्थापना की और उस न्यायालय का नाम था न्यूरेमबर्ग न्यायालय। चलते हैं आगे। 4 महाशक्तियां रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने इस न्यायाधिकरण का एक चार्टर तैयार करके 8 अगस्त 1944 को हस्ताक्षर करते हुए, उस समय 4 महाशक्तियां थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 4 महाशक्तियां थी, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। इन्होंने न्यूरेमबर्ग न्यायाधिकरण बनाया, एक न्यूरेमबर्ग न्यायालय बनाया। उसमें कुछ रूल्स बनाए और जो रूल्स थे उन वो चार्टर जो बनाया उस पर हस्ताक्षर किए और 8 अगस्त 1944 को सामने लाके रख दिया। शांति तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के बारे में क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। जिन व्यक्तियों ने शांति भंग की है या मानवता के विरुद्ध कार्य किया है उन अपराधों के लिए एक दंड प्रक्रिया के लिए नियम बनाए गए। ठीक है। न्यायालय ने 20 नवंबर 1945 से अभियोग की सुनवाई आरंभ कर दी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिन देशों ने विधि का उल्लंघन किया था या मानवता के विरुद्ध कोई कार्य किए थे, जिन्होंने संधियां तोड़ी थी, ठीक है, या शांति को भंग किया था, उन बंदियों के खिलाफ, उन देशों के खिलाफ एक कार्रवाई की और वो कार्रवाई स्टार्ट करी थी न्यूरेमबर्ग न्यायालय ने 20 नवंबर 1945 से आरंभ कर दी थी। ठीक है, आगे समझते हैं। न्यूरेमबर्ग परीक्षण में उच्च नाजी अधिकारियों पर लाए गए अभियोग। न्यूरेमबर्ग भाई देखो, कोई भी जो सैनिक है वो किसके द्वारा चलता है? सैनिकों के जो एक मुखिया होता है, जो लीडर होता है, नेता होता है, उसके द्वारा चलता है। ठीक है, तो उन पर क्या लाए? अभियोग लाए। इस परीक्षण में उच्च नाजी अधिकारियों पर 1990 ठीक है कि वर्सिलीज की संधि 1919 की जो वर्सिलीज की संधि थी तथा 1928 की पेरिस संधि को तोड़ने के अलावा युद्ध अपराध, शांति अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध किए जाने के अभियोग लगाए गए। जो विजयी राष्ट्र थे, जो जीते हुए राष्ट्र थे, जीते राष्ट्रों ने हारे हुए राष्ट्रों पर क्या करा? केस करा। और वो केस किया था जो वहां के जो मुख्य अधिकारी थे, जो उसमें शामिल थे, उन पर केस किया और उन पे उन्होंने केस क्या करा कि आपने शांति को भंग किया है, आपने मानवता के विरुद्ध कार्य करा है, ठीक है, आपने जो है युद्ध अपराध किए हैं, मतलब जो युद्ध विधि बनाई गई थी उनका आपने क्या करा है? उल्लंघन किया है। ठीक है, इस प्रकार से उन पे केस डाले गए और इन पे आरोप लगाया गया कि आपने 1919 में एक वर्सिलीज की संधि हुई थी, उसको तोड़ा है आपने, और 1928 में पेरिस की संधि हुई थी, उसको तोड़ा है आपने। इस प्रकार के इन पे क्या लगाए? अभियोग, दोष लगाए गए। ठीक है, इस प्रकार से केस किया गया। अभियुक्तों की ओर से बचाव में दिए गए तर्क, जो देश थे, हारे हुए देश थे, इन्होंने अपने जैसे ये मान लो वादी, ये कौन है? देश प्रतिवादी। जब वादी कोई केस करता है प्रतिवादी के ऊपर, तो प्रतिवादी भी अपने बचाव में कुछ तर्क या अभिवचन या अभिकथन करता है। तो इसी प्रकार ये कौन? जीते हुए राष्ट्र कौन हो गए? वादी, और हारे हुए राष्ट्र हो गए प्रतिवादी।
तो जो हारे हुए राष्ट्र थे इन्होंने भी प्रतिवादी जो राष्ट्र थे इन्होंने भी अपने बचाव में क्या दिए, कुछ तर्क दिए, यानी अभिकथन करे। ठीक है, आगे समझते हैं। युद्ध करना राज्यों का परंपरागत अधिकार है। इन्होंने सबसे पहले बोला युद्ध करना राज्यों का परंपरागत अधिकार है। जैसे कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेगा तो उसका अधिकार है कि वो अपने देश की रक्षा करे। भाई बी पे आक्रमण हो रहा तो बी के जो सैनिक है वो खुद अपनी इच्छा से युद्ध करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक अधिकार होता है हर सैनिक का कि अगर उनके देश पर कोई दिक्कत आए तो वो युद्ध करें। तो उन्होंने बोला कि ये राज्यों का परंपरागत अधिकार है कि अपने देश की रक्षा करें, अपने राष्ट्र के लिए लड़ें मरें। दूसरा उन्होंने बोला कि वर्तमान विधि अनुचित और न्याय के विपरीत है। भाई उन्होंने सही कहा कि जो वर्तमान आपने विधि बनाई है वो न्याय के बिल्कुल विपरीत है, वो तो बहुत गलत है। क्योंकि जब हमारे युद्ध हुए थे, संधि तोड़ी गई थी, संधि तोड़ी हमने 1919 में, चलो हम मानते हैं, आपने हम पे आरोप लगाया है कि हमने संधि तोड़ी है 1919 और 1928 में हमने संधियां तोड़ी हैं, लेकिन आपने जो न्यायालय बनाया है वो बनाया है 1944 में और केस डाला है आपने 1945 में। तो भाई हमें क्या पता थी कि आप न्यायालय में इस प्रकार के केस लाओगे या आप इस प्रकार की विधि भविष्य में बनाओगे। हम तो वर्तमान समय को देखते हुए चल रहे थे ना। तो ये क्या है, न्याय के विपरीत है बिल्कुल। ये तो आप अपनी ताकत वाली बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये अपराध 1919 से 1928 के बीच में हुए हैं और आपने न्यायालय अब बनाया है, तो इसलिए क्या है, ये अनुचित और न्याय के विपरीत है। युद्ध से पहले ऐसी कोई विधि नहीं थी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये बाद में बना था और ये अपराध और युद्ध पहले हो चुके थे। ठीक है, हम तो केवल हिटलर की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने आरोप लगाए थे 1919 और 1928 के, किसमें, न्यूरेमबर्ग संधि में। तो इन्होंने बोला तीसरा, हम तो केवल हिटलर की आज्ञा का पालन कर रहे थे जो उनका कर्तव्य है। जैसे कोई भी राष्ट्र है, भाई राष्ट्र के जो सैनिक होते हैं वो तो अपने मुखिया की बात मानते हैं, अपने या तो प्रधानमंत्री होता है मुख्य, या उनके देश में कौन होता है, राष्ट्रपति, या जो रक्षा मंत्री। भाई यही तो कमान देते हैं किसको, सेना को। इन तीनों का ही अन्य अन्य देश में अन्य अन्य प्रकार से कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री, इनके द्वारा ही तो युद्ध की कार्रवाई कराई जाती है। तो इसी प्रकार जो जर्मनी थी, जर्मनी में जो इनकी कार्रवाई करा रहा था वो कौन था, हिटलर। तो इन्होंने सैनिकों ने बोला कि आप हमें दोषी बना रहे हैं, हम तो अपने देश के हित में लड़ रहे थे और प्रत्येक सैनिक का कर्तव्य होता है अपने देश की रक्षा करे। और दूसरी बात, हम तो हिटलर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, जो कि हमारे उस समय लीडर थे, नेता थे, हम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे। तो आप उन्हें दोषी बनाओ, उन्हें देखो, उन्हें पकड़ो। यह गलत है कि हमने अतिक्रमण की योजना बनाई। देखो, फिर सैनिकों ने अपना बचाव दिया, यानी जो प्रतिवादी जो देश थे उन्होंने बचाव दिया, जो सैनिक थे, कि हमने अतिक्रमण की योजना बनाई। यह गलत है कि हमने नियमों को तोड़ना या आक्रमण करना या मानवता के विरुद्ध कार्य किया, इस प्रकार की योजना हमने नहीं बनाई है, ये गलत है। युद्धबंदियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का आरोप जर्मन के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सहमति वाले सम्मेलन में जर्मन उपस्थित नहीं था। अब बात आती है कि जो संधियां होती हैं वो दो देशों में होती हैं, ए और बी। जैसे जब दो देश होते हैं तभी तो संधि होती है। भाई कॉन्ट्रैक्ट, संधि का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कितने लोगों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है। व्यापार दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे शादी हो गई, कोई रिश्ते हो गए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। इसी प्रकार से संधि जो हो गई वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, यानी दो पक्ष होने चाहिए, या दो से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दो ही पक्ष। इसमें कितने भी आदमी शामिल हो सकते हैं, यानी देश शामिल हो सकते हैं, इधर कितने आदमी या देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन पक्ष दो ही रहेंगे। तो इन्होंने बोला
कि युद्धबंदियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का आरोप जर्मन के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सहमति वाले सम्मेलन में जर्मन उपस्थित नहीं था। जब इस प्रकार की संधि बनाई जा रही थी, वर्सलीज की संधि या पेरिस संधि या और जो अन्य संधियां थी, उस समय जो जर्मन उपस्थित ही नहीं था उन संधियों में, और हमने स्वीकार ही नहीं करी वो संधियां, तो हम उसका पालन क्यों करते, ये भी एक बात आती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कुछ बचाव दिए थे। आगे चलते हैं। न्यूरेमबर्ग का निर्णय में अंतरराष्ट्रीय सैनिक न्यायालय ने निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसे काटो, यहां से चलो, ठीक है। न्यूरेमबर्ग का निर्णय, जो न्यायालय है, न्यूरेमबर्ग एक न्यायालय था, उसका एक निर्णय आए। अंतरराष्ट्रीय सैनिक न्यायालय ने निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। नंबर 1, कानून का मूलभूत नियम है कि पूर्व विधि हो, अन्यथा दोषी को दंडित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रतिपादित किया कि पूर्व विधि सिद्धांत, मतलब पूर्व विधि होनी चाहिए। अगर आप तुरंत एक नई विधि बना रहे हो तो उस समय बंदियों को या दोषियों को आरोपित नहीं किया जाएगा। आप अपने तर्क के अनुसार से विधि बना रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। विधि कैसी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, जो चलती आ रही हो। अपराध जैसे आज हुआ और आपने 2 दिन बाद विधि बना दी और तीसरे दिन आपने केस डाल दिया, ऐसे थोड़ी, विधि पहले से ही चली आ रही हो उस विधि को माना जाएगा। जैसा कि यहां बोला था, वर्तमान विधि अनुचित और न्याय के विपरीत है, युद्ध से पहले ऐसी कोई विधि नहीं थी। इसी प्रकार यहाँ पे बोला है पूर्व विधि सिद्धांत, यानी विधि जो है पहले से ही बनी हुई होनी चाहिए। नंबर 3 है, प्रभुसत्ता को सीमित नहीं किया जा सकता। पूर्व स्थित सिद्धांत, जो प्रभुसत्ता होती है, भाई हर देश को अधिकार होता है अपने देश के नियम, कायदा, कानून, तरीकों के अनुसार चलने का। यानी आप किसी भी देश की संप्रभुता को नहीं छीन सकते हो, प्रभुसत्ता को नहीं छीन सकते हो, उस पर अपने तरीके से नियम, कायदा, कानून नहीं लगा सकते हो, आप जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं सकते हो, ठीक है। ये क्या है, पूर्व स्थित सिद्धांत, ठीक है। ये क्या थी, पूर्व विधि सिद्धांत, और ये है पूर्व स्थित सिद्धांत। तीसरा है, अपराध चाहे किसी आधिकारिक या देश के लिए किए हों, यहां पे जो कै और आएगा, ठीक है, आपराधिक। यहां पे बोल रहा, अपराध चाहे किसी आपराधिक या देश के लिए किए हो दोषी है। आपराधिक या देश के लिए किए हो दोषी है। अगर कोई अपराध आप कर रहे हो तो वो क्या होगा, दोषी होगा। दंड तो दिया जाएगा, लेकिन दंड की सीमा कम की जाएगी। यहां पे बोला गया है, अपराध चाहे किसी आधिकारिक या देश के लिए किए हों दोषी है। जो आप अपराध कर रहे हो वो दोषी तो है, लेकिन उसमें जो दंड दिया जाएगा उसमें कम बढ़ती किया जा सकता है, आपको एक राहत दी जा सकती है, ठीक है, एक छूट दी जा सकती है। आगे चलते हैं, समझते हैं। आलोचना, जर्मन, नंबर पॉइंट पे, जर्मन नेताओं पर लगाए गए आरोप वर्सलीज संधि के विपरीत थे, क्योंकि इसमें किस अपराध का क्या दंड होगा निश्चित नहीं किया गया था। वर्सलीज संधि में, जैसा कि आप यहां पे देख रहे थे, 1928 में जो संधि हुई थी, यह नहीं बताया गया, संधि तो हुई थी लेकिन उसमें जर्मन शामिल भी नहीं था। दूसरी बात उन्होंने बोला कि पहली बार तो हम शामिल ही नहीं थे। दूसरी बात ये आती है कि उसमें यह निर्धारित नहीं किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति यानी कोई देश या राष्ट्र कोई अपराध करेगा तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, यह उसमें निश्चित नहीं किया गया था। जर्मन नेताओं पर लगाए गए आरोप वर्सलीज संधि के विपरीत थे, क्योंकि इसमें किस प्रकार किस अपराध का क्या दंड होगा निश्चित नहीं किया गया था। पहली बार तो शामिल नहीं थे, और दूसरी बात जो विधि उन्होंने लगाई है, बनाई है, वो क्या है, गलत है। तीसरा, वो दूसरा, वर्सलीज संधि का उल्लंघन जापान के इटली ने भी किया। और दूसरी बात यहां पे आती है कि आप सीधा सीधा जर्मन को सामने ला रहे हो, लेकिन यहां पे जो उल्लंघन किया था, जो विधि, मतलब जो विधि अगर आप कह रहे हो विधि का उल्लंघन हुआ है, तो विधि का उल्लंघन तो आपने जापान व जर्मनी ने भी किया था,
वर्सलीज संधि का उल्लंघन जापान व जर्मनी ने भी किया था, लेकिन आप उसको तो डायरेक्ट पॉइंट पे ले नहीं रहे हो, आप सिर्फ जर्मनी को ही पॉइंट पे ले रहे हो। आप उनसे भी तो कहो, उनके ऊपर भी तो वो करो कार्रवाई। तीसरा, कौन कह रहे हैं ये आलोचना हो रही है, क्या हो रही है, आलोचना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायालय का गठन विजेता राज्यों द्वारा हुआ था, जिसमें तटस्थ देशों की सहमति नहीं ली गई थी, इसलिए न्यायालय में न्याय निष्पक्षतापूर्ण संभव नहीं था। अब बात आती है तीसरा पॉइंट। देखो, जो न्यायालय बनाया था न्यूरेमबर्ग, जो न्यायालय बना, ये किन्होंने बनाया था, जीते राष्ट्रीयों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है भाई, जीते हुए राष्ट्र थे, ये तो ईर्ष्यावश भी कुछ विधि बना सकते हैं क्योंकि हारे राष्ट्र हैं, ये वादी बने और ये प्रतिवादी। भाई ये तो इनसे पहले ही ईर्ष्या कर रहे थे कि इनसे युद्ध चल रहा था, और जीते जीते राष्ट्रीयों ने क्या बना दी, विधि बना दी। विधि बनानी थी तो इन सभी हारे और जीते सभी देशों को क्या करना चाहिए था, उनके अधिकारियों को शामिल करना चाहिए था जो वर्तमान में उस समय थे। उसके बाद जो तटस्थ राष्ट्र थे जो उसमें सम्मिलित थे, उनको भी क्या, उनसे क्या होनी चाहिए थी, वार्ता होनी चाहिए थी कि इस प्रकार की विधि बना रहे हैं, ये न्यायालय बनना है। लेकिन इन्होंने क्या करा, खुद ही मतलब न्यायालय बनाया, खुद ने ही सारी चीज निर्णय करी और खुद ने आरोप लगाया और खुद ही दंड देने बैठ गए। तो इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ना किसी अन्य देश से कोई सुझाव लिया या समझौते किए या किस प्रकार से ये चीजें होनी चाहिए, कुछ नहीं था। बस इन्होंने ईर्ष्यावश एक विधि बनाई और उन पे थोप दी, जो दर्शाती है न्यूरेमबर्ग न्यायालय में। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे 3rd सेमेस्टर के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट हमें देके आप नोट्स PDF ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कमेंट बहुत कम करते हो, लाइक बहुत कम कर रहे हो और सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हो। वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट करके तो बताओ सर क्या सर ये कमी है, क्या है, वो मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, आप मेहनत करो, ठीक है, अच्छे नंबर लेके आओ और फिर कमेंट करके बताना कि सर नंबर हमारे कैसे आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा और मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।